गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लगातार हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन है और कई से क्वेश्चन हैं जो नंबरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल हैं या फिर डायरेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, अगर जहां सॉल्व करने का होगा वहां सॉल्व करेंगे। तो पहले दोस्तों सबको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फीयर इज। 4 ऑप्शन दिया है 1, 0, इन्फिनाइट, नेगेटिव। तो किसी भी जो आवेशित खोखले गोले के अंदर यानी चार्ज होलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इंटेंसिटी होता है उसका मान 0 होता है। तो 1 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा सही करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 1 वोल्ट विल बी। यानी आपको दिया है कि वोल्ट का जो मान है वो 1 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान, और जो कैपेसिटेंस है C बराबर 1 माइक्रोफैराड। तो आपसे चार्ज मांग रहा है Q बराबर, तो हम लोग जानते हैं C इंटू V। तो C का मान 1 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी 1 वोल्ट है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है यूनिफॉर्म, समरूप, एक्सीलरेटेड त्वरित, ड्रिफ्टिंग अपवरित और डी एक्सीलरेटेड अवमंदित। तो किसी भी धारावाही चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो होता है ड्रिफ्टिंग होता है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, किलोवाट घंटा किलोवाट आवर मात्रक है। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ, तो ये जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक करंट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश का परावैद्युत का मान होता है। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। संधारित्र की ऊर्जा, तो ऊर्जा E बराबर जो मेन इसका फॉर्मूला होता है हाफ CV² होता है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि 1/2 और C का जो मान है, आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरे पेज में कैलकुलेशन करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर यहाँ पर जो है C बराबर दिया है 50 माइक्रो फैराड दिया है, तो 50 × 10⁻6 फैराड बोल सकते हैं, और V का जो मान दिया है वो 10 वोल्ट दिया है। तो एनर्जी E बराबर हो जाएगा हाफ CV²। तो हाफ और C का मान कितना है 50 × 10⁻6 और V² यानी 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो डेट मीन्स 25 × 10 पर पावर और 2 पावर घट जाएगा तो -4। और अगर हम लोग यहाँ पॉइंट आगे बढ़ाए 2.5 करें तो 1 पावर 8 घट जाएगा तो 10⁻³ जूल हो जाएगा। तो 2.5 × 10⁻³ जूल जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन किए होंगे और एनर्जी का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, भांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह जो है उच्च धारा और उच्च वोल्टता दोनों उत्पन्न करता है, यानी बहुत हाई करेंट एंड हाई वोल्टेज जनरेट करता है। भांडी ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन विच जनरेट्स, तो बहुत हाई करेंट एंड हाई वोल्टेज, यानी 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि एक तार में 1 एम्पियर करेंट, यानी आपको 9 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर
आइए कैलकुलेशन करते हैं कि करेंट का मान जो है 1 एम्पियर दिया है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है और प्रति सेकेंड यानी t बराबर 1 सेकेंड है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर फार्मूला होता है IT/E। तो I का मान 1 है और टाइम का भी मान 1 है और इसका मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट उड़ाएंगे तो एक 10 हो जाएगा। इस तरह से तो 10/16 और गुना 10 पर पावर 19, एक जीरो धार लेंगे तो 100/16 10 पर पावर 18 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द वायर पर सेकेंड इज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स अपॉन। तो डायनेमो का जो सिद्धांत है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता होगी 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड combined to form a big drop, capacity of the big drop will be। तो ये नंबरिकल है और ये क्लास में पढ़ाया गया है आप लोग को। तो इसका कैलकुलेशन करने पर 20 माइक्रोफैराड आएगा। वैसे हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो के बाद बोर्ड में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसको सॉल्यूशन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर मतलब कांस्टेंट यानी क्या नहीं बदलता है। तो when light enters from one medium to another the quantity which remain constant is, यानी प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो प्रकाश का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, बाकी बस सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्टता है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न ऊष्मा होगी। और जैसा जानते हैं कि दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्यूशन किए थे, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी में उसका जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2800 कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का जो यूनिट होता है रिएक्टेंस का वो होता है ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ने पर इसकी आवर्धन क्षमता ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर, यानी मैग्नीफाइंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेंथ बढ़ने पर उसका आवर्धन क्षमता भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंक्रीजेज बढ़ती है। 16 नंबर है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I2, यहाँ I2 नहीं होना चाहिए बल्कि I1 होना चाहिए, तथा निर्गत कोण I2 है, किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। फॉर ए लाइट रे पासिंग थ्रू ए प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I1 एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज I2 इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ द रे, यानी मिनिमम डिविएशन के लिए आपतन कोण जो है निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी I1 I2 के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दशमिक संख्या यानी बाइनरी नंबर डेसिमल, दशमिक संख्या को डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर 25 को द्विआधारी बाइनरी में लिखने पर उत्तर होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 11001, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको भी मैंने सॉल्व किया था और आप लोग को प्रोसेस बताया था, आप पीछे वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं। इससे पहले हम 2 सेट अपलोड कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव का, फिजिक्स का, साथ ही साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का भी अपलोड हो चुका है। दोस्तों आप लोग जाकर वहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपको चार्ज क्यू बराबर दिया है 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁻⁶ कूलम दिया है।
और एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 36 पाई गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। तो एक मिनट दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1/36 पाई गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। Q का मान 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट का मान है 1/36 पाई गुना 10 पर पावर 9। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 36 पाई गुना 10 पर पावर 9 और ये +1 और -6 यानी 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर हैविंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 4। इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं कई वीडियो में पहले भी, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज दृश्य भाग में पड़ती है। तो बामर सीरीज जो है वो विजिबल रेज में पड़ता है, यानी विच सीरीज फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो वो है बामर सीरीज, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट शार्प इज कॉल्ड। ठीक है, तो किसी तीक्ष्ण या तीखे कोर पर प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना को डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है और ये है कैपेसिटेंस से, कैपेसिटर चैप्टर से लिया गया है कि 3 और 2 माइक्रोफैराड जो है वो पैरेलल में है और पैरेलल के लिए होता है 3 + 2 = 5। अब जो है 4 और यहाँ जो दोनों मिलाकर 5 आया वो हो जाएगा आपका सीरीज, और ये रेसिस्टेंस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो 1/c बराबर 1/5 + 1/4। इसको कैलकुलेशन करने पर c का मान आ जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg एवं चुंबक की लंबाई Lm में संबंध है। तो Lm बराबर होता है 84% होता है, यानी 5/6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी Lg को आगे कर देता है, ज्योमेट्रिकल लेंथ को आगे कर देता है, तो 6 ऊपर हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को सोच समझ के आप टिक आउट करें, नहीं तो फिर गलती हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से लिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है। पानी यानी वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एवं 4/3 है। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा कितना नंबर, 23 नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि कांच से पानी में जाती हुई, तो साइन सी जो क्रिटिकल एंगल का सिंबल है और इसका फार्मूला होता है कि वाटर में जाती हुई तो μW/μg। तो यहाँ पर वाटर का जो अपवर्तनांक दिया है वो 3/2 है और जो ग्लास का अपवर्तनांक है वो 4/3 है। तो 3 ऊपर चला जाएगा और साइन सी बराबर हो जाएगा 9/8, इसलिए सी बराबर साइन इन्वर्स 9/8 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। तो साइन इन्वर्स 9/8 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग के यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड देन फ्रिंज वाइड्स विल बी। इसकी जो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो कितना गुना हो जाएगा जब वेवलेंथ का मान कितना कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है चौड़ाई होता है λd/d। तो वेवलेंथ जब 2 गुना कर दिया जाएगा तो चौड़ाई भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डबल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित, यानी ये जो है उत्तल लेंस का जो है 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, यानी यू का मान इतना हो गया और 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी, इसका फार्मूला होता है m = f/f + u।
तो जब आप m का मान और यहाँ u का मान रख देंगे तो f का मान आएगा 36 सेंटीमीटर। तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है m बराबर f बटे f प्लस u। अब गौर से देखें, m का मान यहाँ से 3 उठाइए और u का मान यहाँ से 24 उठाइए और उसमें पुटअप कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, 36 आएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है कि श्रेणी क्रमबद्ध एलसी परिपथ में अनुनाद के लिए आवश्यक शर्त है द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट के लिए जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बराबर होता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान होता है 1 बटे ओमेगा सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी अल्टरनेटिंग करंट से एक परिपथ के प्रतिवर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 cos 100 पाई टी है, इस प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होगा। और यहाँ पर मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि यहाँ साइन होना चाहिए, और ये जो है ओमेगा का मान है, आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर यहाँ पर 100 पाई दिया हुआ है और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई, पाई पाई कैंसिल और यहाँ पर 50 से कैंसिल हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 50 हर्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक के ऊपर एक कंटिन्यू पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन को सही से देखें, ऐसा नहीं कि काट कूट के देखें कुछ समझ में नहीं आया, कोई बेनिफिट नहीं होगा। आई होप कि यहाँ से 50 से, मेरे तो उम्मीद है कि यहाँ से कम 25 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर लॉ जो होता है वो म्यू बराबर 10 IP होता है, यानी 10 IP बराबर म्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बीटा क्षय होना चाहिए उत्पन्न करता है, बीटा डी के प्रोकर्स, यानी बीटा क्षय जो है उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं बीटा जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये एक्स एलिमेंट जिसका द्रव्यमान संख्या 20 और परमाणु संख्या 10 है। तो जब बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तो एक नया एलिमेंट बनता है, तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाता है। तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब है परमाणु संख्या अलग अलग हो गया और द्रव्यमान संख्या 1। इस घटना को समभारिक आइसोबार्स कहा जाता है। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी किसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, जो 4 दिया हुआ है। तो सबसे कम होता है गामा रेज का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एवं संवेग पी के बीच संबंध है। तो हम लोग जानते प्रूव किए हैं कि डी ब्रॉगली बराबर लैम्डा बराबर एच बटे एम भी होता है, और एच और एम भी का काम यहाँ पर पी मोमेंटम करता है। तो एच बटे पी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मेड अप सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, कॉपर, जिंक। तो सॉफ्ट आयरन का बना होता है या सिलिकॉन स्टील का। तो सिलिकॉन स्टील तो है नहीं यहाँ पर, तो सॉफ्ट आयरन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 33 है निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र में त्वरित नहीं होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पर भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। डैट मीन्स ये चार्जलेस पार्टिकल है और ये एक्सीलरेटेड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए 34 नंबर है कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात है। एक्चुअली यहाँ पर द्रव्यमान संख्या का अनुपात होना चाहिए, लेकिन परमाणु संख्या दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका सही फार्मूला होता है R1 अनुपात R2 बराबर रूट एक मिनट स्टूडेंट्स, इसका सही होता है R1 बटे R2 और A1 बटे A2 पर पावर 1/3 होता है। तो यहाँ पर A1 और A2 का अनुपात कितना है, 1/27 है पर पावर 1/3। इसको कैलकुलेशन करने पर 1/3 यानी 1:3 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग R1 और R2 का अनुपात 1/3 ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। तो ये जो होता है 500 से 1500 के बीच होता है, ठीक है, यानी 1500 से कम और 500 से अधिक। तो 500 तो नज़र नहीं आता है, लेकिन 1500 से कम है, तो लेस देन 1500 किलो हर्ज के बीच होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक
द्विध्रुव का ई की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल थ्रो एन एंगल थीटा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, यानी एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है और उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P होना चाहिए, यहाँ पर बाय मिस्टेक है क्वेश्चन में, और इसका सही है W वर्क डन जो होगा W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, एक P टाइप और N टाइप। तो P टाइप में होते हैं हॉल्स और N टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक मैक्सिमम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर? तो पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है वो गामा रेज का होता है, यानी गामा किरण का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तत्व दिया हुआ है 2x1 और उसकी जो द्रव्यमान संख्या 202 है और परमाणु संख्या 84 है का एक नाभिक पहले अल्फा और फिर बीटा का उत्सर्जित करता है, परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या हो जाएगा। तो परमाणु संख्या यहाँ पर 84 दिया हुआ है और आप लोग को मालूम है कि जब 84 एक अल्फा निकलता है तो 2 घटता है, लेकिन जब एक बीटा निकलता है तो एक वृद्धि होता है। तो 84 में 2 घटेगा 82 और एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा 83। तो इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 83 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट इतना फर्स्ट इमिट्स अल्फा पार्टिकल देन बीटा पार्टिकल, द एटॉमिक नंबर इज 83, इसका फाइनल ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी निर्गम आवृत्ति होगा। तो आउटपुट जो है इनपुट का हमेशा 2 गुना होता है, तो इनपुट 50 है तो आउटपुट 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी परिपथ का प्रतिरोध रेसिस्टेंस 12 और इम्पीडेंस प्रतिबाधा 15 है तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है cos फाई बराबर R/Z। तो R का मान यहाँ पर कितना दिया है 12 और इसका मान दिया है 15, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा, यानी सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। cos फाई बराबर R/Z, R रेसिस्टेंस और J इम्पीडेंस है। 42 है कि प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा का बीच का जो कोण है वो होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ बराबर होता है 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो 2020 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, मैंने बताया था कि ध्रुव पर जो है वो 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन बोला है कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो नमन कोण का मान है वो घटता है, तो रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज बढ़ता है, डिक्रीजेज घटता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? तो 2 परमाणु संख्या घटता है और द्रव्यमान संख्या 4 घटता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो मैंने एक कोड बताया था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB रॉय, 0 से स्टार्ट होता है 012, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 50 का डी है कि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल्टा का व्यंजक होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें और एक ऑप्शन सी सही है, बट पहला ऑप्शन को हमेशा मारना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अगर कहीं आपको डाउट है या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं, या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पर आपको डाउट है मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।